हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 4 सितंबर 2023 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल से। आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब जो अभी आजकल न्यूज़ में चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, ये है क्या, तो इसके बारे में जानेंगे। अभी जो 1 सितंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप किया जिसको हेड करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए इन्हें एक हेड के रूप में चुना कि आप देखिए ये कितना यूजफुल होगा या नहीं होगा। ये है क्या कि इसमें जो लोकसभा के और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस हैं ये दोनों एक साथ करवाई जाएंगे। तो इसका यही प्लान है कि वन नेशन मतलब एक राष्ट्र में और एक ही बार में। जैसे अभी काफ़ी बार आप देखते होंगे कि कई सारे जब सेंटर का इलेक्शन हो जाता है, फिर काफ़ी सारे स्टेट्स में अलग अलग टाइमिंग पे चुनाव होता रहता है। किसी का 2023 में हो रहा है, किसी का 2024 में हो रहा है, किसी का 2025 में हो रहा है। तो ऐसे हर एक स्टेट के अलग अलग डेट पे अलग अलग सन में चुनाव होते रहते हैं। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बोला गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये लाया जाएगा कि इसमें साथ ही साथ सेंटर का और साथ ही साथ स्टेट के जो इलेक्शंस होंगे वो एक ही साथ होंगे। क्योंकि जो इलेक्शंस में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, हज़ारों करोड़ों में खर्चा चला जाता है, तो इससे ये बेनिफिट भी होगा कि खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे ही साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ साथ चुनाव हुआ करते थे 1951 से 52 में या 1960 आगे भी, जितने 5 ईयर्स के गैप पे एक साथ चुनाव करवाए जाते थे। अब लेकिन 1967 में ये जो कैरिकुलम है, ये जो बना हुआ था मूवमेंट, ये बिगड़ गया। अब करंटली जो है जो असेंबली पोल्स हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये इन सब के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं ये साथ साथ में होते हैं। ऐसे तो लागू हो नहीं जाएगा, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने होंगे। और अभी से बहुत सारे जो है इसके अपोजिट में लोग खड़े हो रहे हैं कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, काफ़ी लोग इसके साथ में हैं कि हाँ ऐसा हो जाए तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे, बहुत सारी इससे नुकसान भी होंगे। तो बात करते हैं इससे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि कॉस्ट सेविंग्स के बारे में, कि इससे हम बहुत सारी जो कॉस्ट है उसे बचा सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि अब बार बार जितनी बार इलेक्शंस होते हैं उतनी बार कहीं रैली निकलती हैं, कहीं और भी सारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, बैनर्स लगते हैं। तो इससे जब एक ही साथ में ये चीज़ें होंगी तो इससे थोड़ा सा बर्डन कम हो सकता है। और सेकेंडली हो सकता है कि रिड्यूस वोटर फैटिग, मतलब जो वोट देने वाले होते हैं उन्हें बार बार जाना नहीं पड़ेगा कहीं वोट देने के लिए। एक ही बार में सेंटर के वोट दो, एक ही बार में स्टेट असेंबली के वोट दो, बस ख़त्म। बार बार भाग कर या कहीं भी जाओ कहीं वोट देने की, या बार बार कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में आप दोनों के वोट डाल सकते हो। इसके अगर अब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो नुकसान क्या हो सकते हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज़, जो और भी छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं, या फिर और भी इलेक्शन हो गए नगर पालिका के या म्यूनिसिपैलिटी के, इन सब के इलेक्शंस तो इसमें काउंट ही नहीं हुए। इसमें केवल सेंटर के और स्टेट के जो इलेक्शंस है वो काउंट हुए। तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलेगा, इनकी विजिबिलिटी है जो वो कम हो जाएगी। और आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आदित्य L1 हेल्दी इन न्यू ऑर्बिट। इसरो बोल रहा है कि आदित्य L1 है जो अब अपने न्यू ऑर्बिट में पहुंच चुका है। हम ऑलरेडी आदित्य L1 के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी वो कल की वीडियो में ये सारी चीज़ें जान सकता है, देख सकता है कि आदित्य L1 है क्या। L1 उसका नाम L1 क्यों जुड़ा, कि L1 क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट जो 1 है वहाँ पर ये आदित्य L1 लॉन्च किया गया, वहीं पे ये रहेगा, वहाँ पर रहकर ये सन की स्टडी करेगा। और L1 पे ही क्यों, और भी 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं ना पूरे लैग्रेंज पॉइंट, तो 1 पे ही क्यों गया, ये सब कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये आर्टिकल तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वही है जो कल सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सेंटर्स दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू ऑफर AI हेल्प। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दीक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है क्या। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग।
ये एक नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है जो करंटली यूज किया जा रहा है हर एक टीचर्स के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा, कि कहीं भी डिस्टेंस या कहीं भी दूरी पर रहकर इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को जो नॉलेज पहुंचा सकते हैं उन तक। कोविड-19 के बाद से ये दीक्षा जो पोर्टल है ये ज़्यादातर हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में ये इनेबल हो चुका है। इसका मेन एम है कि टीचर्स की और स्टूडेंट की हेल्प करना स्टडी को कंटिन्यू रखने में। इसका मेन मोटो है अवर टीचर्स आर अवर हीरोज़। इसमें स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर से, और जो इंटरेक्टिव मैनर है स्टूडेंट्स का या स्टूडेंट्स हैं और भी अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, और ई दीक्षा पोर्टल से ये अपने असेसमेंट कर सकते हैं। इससे अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि मेरी तैयारी है कितनी अच्छी है, उसमें जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं उनको लगाकर या और भी चीज़ें फॉलो करके। नेशनल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन दोनों साथ मिलकर ये बोला है कि PAL को भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाए। PAL क्या है? पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। तो इसको भी इसमें ई दीक्षा पोर्टल में इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। दीक्षा जो पोर्टल है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये किसी में भी ऑनलाइन हम मोबाइल एप्लीकेशन से इसमें पढ़ सकते हैं। दीक्षा एक स्टैटिक कंटेंट रिपोजिटरी है। इसमें बताया जा रहा है असम में लगभग PAL जो है क्लास 6 से लेकर 10th तक ये अडेप्ट किया गया है, स्कूल्स में लागू किया गया है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। इसमें 3 प्राइवेटली जो है चीज़ें दी जाएंगी। इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? IT एप्लीकेशंस इन क्लासरूम, और ये एनालिटिक्स फॉर रीमेडिकल लर्निंग प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की कि इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि ये ई दीक्षा पोर्टल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसीलिए ये आर्टिकल दिया गया है। कोविड-19 के बाद से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसमें NCERT या और भी सिलेबस जो है इंक्लूड किए गए हैं। बच्चे अपने जो नॉलेज का एनालिसिस कर सकते हैं टेक्स्ट के जरिए एक्सरसाइज को लगा। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आर्टिकल है मीजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट्स। जो हंगर से स्टेट के बारे में, हंगर से जो लोगों की डेथ हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है खाना की, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भले ही इंडिया जो है फूड प्रोड्यूसर है बहुत अच्छा, या फूड सिक्योरिटी स्कीम्स भी इंडिया के पास बहुत अच्छी है, फिर भी इंडिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107th रैंक पे है। इसमें रैंक होती है जैसे जिसकी रैंक जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ख़राब होगा। जैसे 121 कंट्रीज़ में से इंडिया की जो रैंक है 107 है, और नाइजीरिया की 103, इवन पाकिस्तान की 99 है। पाकिस्तान जो है हमसे फिर भी अच्छा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये किस किस बेस पर तैयार किया जाता है? इसमें जो प्रिविलेंस ऑफ कैलोरी अंडर नरिशमेंट और चाइल्ड स्टनिंग हो गया, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। मतलब जैसे काफ़ी लोग देखा होगा, जैसे एज बढ़ रही है बट वेट नहीं बढ़ रहा है, या वेट बढ़ गया तो उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये ग्राफिकल हंगर इंडेक्स में ये लिस्ट तैयार की जाती है। फिर ये चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गई, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है। तो इन सब के बेसिस पर ये जो डाटा है ये तैयार किया जाता है। इसमें स्टेट्स की सूची भी बताई गई है, जिसमें अगर कोई भी स्टेट 10 to 20 के बीच में आता है तो वो मॉडरेट है, लेकिन अगर 20 से 30 के बीच में आता है तो इसका मतलब वो सीरियस है, और 30 से 40 के बीच में तो वो अलार्मिंग रेट पे है, मतलब एक हाई रेट पे मान सकते हैं। और जब 50 से भी ऊपर है तो इसका मतलब है बहुत ही एक्सट्रीमली अलार्मिंग मतलब खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें हम देख सकते हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब ने 35 स्कोर किया है, मतलब एक अलार्मिंग रेट पर। और वैसे ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सब इनका जो नेशनल एवरेज है ये 29 बताया गया है।
तो 29 मतलब ये सीरियस की कंडीशन में ये भी आ रहे हैं। तरह जो हमारी कंडीशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में, ये अफ्रीकन नेशंस की तरह ही बिल्कुल है। जैसे हैती, नाइजर, लिबेरिया, सीरिया लियोन, तो इन सब की कंडीशंस भी ऐसी ही है। लेकिन जैसे जब हम इन स्टेट्स को देखेंगे, सिक्किम, चंडीगढ़, ये सब हैं, और पुडुचेरी, केरला, ये जो है इन सब का जो रैंक है 16 से बिलो है। तो मतलब ये सब जो है मॉडरेट की कंडीशन में आती हैं। सब जो डाटा है कोविड-19 से पहले का है, अभी कोविड-19 के बाद का तो डाटा अभी बताया ही नहीं गया है, वो अभी कैप्चर नहीं हो पाया है। तो वो डाटा तो शायद और भी ज़्यादा इसके अपेक्षा और भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अहेड ऑफ टॉक्स ऑन ग्रीन डील, रसिया अटैक्स यूक्रेन पोर्ट। तो अभी जो रसिया और यूक्रेन का 1 साल से जो ऐसे युद्ध वॉर वाली कंडीशन बनी हुई है, इसी में एक ग्रेन डील हुई थी। तो ग्रेन डील के बारे में एक मैप से जानते हैं। ग्रेन डील हुई थी, ये इसमें बोला गया था कि यूक्रेन जो है अनाज का या गेहूं का बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूसर है। तो इससे बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं गेहूं को या अनाज को इंपोर्ट करते हैं। इससे इंपोर्ट नहीं होगा तो जो है कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए ग्रेन डील की गई थी कि यूक्रेन से यहाँ सब जगह इंटरनेशनली जो है इस चीज़ों का या अनाज का इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट करेगा ये यूक्रेन। तो ग्रेन डील हुई थी, अभी ग्रेन डील एक्सपायर हो चुकी है। तो एक्सपायर होने के बाद रसिया ने जब ये एक बाउंड्री यहाँ पे बना दी गई थी कि इसके बाद रसिया इस पर अटैक नहीं करेगा जब ये एक्सपोर्ट कर रहा होगा कोई भी चीज़ें। तो अब ये ग्रेन डील एक्सपायर हो चुकी है। तो अब रसिया ने जब अब ये इसने एक्सपोर्ट करने की बात की, तो रसिया ने इस पर अटैक कर दिया, इसके इस पोर्ट पर यहाँ पर। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के पोर्ट पर, जहाँ से जो है सामान वगैरह एक्सपोर्ट होता था, उस पोर्ट पर अटैक कर दिया गया। तो इससे कई सारे नाटो मेंबर्स, रोमानिया या और भी मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ से जो है थोड़े से खुश नहीं हैं कि रसिया ने ऐसा काम किया। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आते हैं स्टेटस ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसमें दिया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। ये 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है लागू हुआ था। ये सिटीजन्स की हेल्प करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को गेन करने में, या कोई भी सिटीजन को अगर सेंटर से या स्टेट से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस इन्फॉर्मेशन को वो ले सकता है सेंटर से या स्टेट से। लेकिन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कंट्री की सिक्योरिटी या सोवरिटी को ठेस पहुंचा सकती है या हार्म कर सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है सेंटर या स्टेट उसे नहीं दे सकती। तो इसे इस चीज़ से एग्जम्प्ट किया गया है, हटाया गया है कि इसमें भले ही सेंटर को हर एक इन्फॉर्मेशन किसी भी सिटीजन को देनी ही होती है अगर वो RTI फाइल करता है तो, लेकिन अगर कंट्री की सिक्योरिटी और सोवरिटी की बात हो तो वहाँ पर वो उस इन्फॉर्मेशन को उसे नहीं देगी। आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इसमें इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन लेना चाहे किसी सेंटर से या किसी भी स्टेट से कोई भी क्वेश्चन करना चाहे, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे, तो वो उससे पूछ सकती है और सेंटर या स्टेट को वो उसका रिप्लाई जो है करना ही होता है उसके क्वेश्चन का। इसके लिए किसी भी सिटीजन को इस RTI फाइल करनी होती है और कुछ दिन में वो उसका आंसर भी ले लेता है। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।